नमस्ते। आने वाली जनवरी एक नए साल की शुरुआत तो लेकर आएगी, लेकिन यह जनवरी 2024 की जनवरी भारत देश की राजनीति के लिए एक नया परिवेश, नई परिस्थितियां और नया वातावरण लेकर आएगी। इस जनवरी में एक नए साल की शुरुआत के साथ नए आम चुनाव 2024 की शुरुआत भी हो जाएगी और उस शुरुआत के राजनीतिक इवेंट्स भी सामने देखने को मिलेंगे। आज का तारीख उस जनवरी की शुरुआत के लिए तैयारियों में लगा हुआ है और उस जनवरी में भारत की राजनीति के लिहाज से, जी हां, राजनीति कह रहा हूं, राजनीति के लिहाज से दो केंद्र सामने दिखेंगे। पहला अयोध्या और दूसरा मणिपुर। आप सोच रहे होंगे कि अयोध्या को लेकर इस तरह की बात मैं क्यों कर रहा हूं, लेकिन मैं आगे इस पूरी वीडियो में तफसील से आपसे साझा करूंगा कि मैं क्यों अयोध्या के इवेंट को एक धार्मिक नहीं, राजनीतिक इवेंट कह रहा हूं। क्या है उसकी वजह, इस पर भी बात करेंगे और मणिपुर के साथ जोड़कर मैं क्यों देख रहा हूं, आने वाली वीडियो में मैं आपको ये सारी बात तफसील से बताने वाला। तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ये जो तुलना मैं कर रहा हूं इसे स्पष्ट कर दूं। अगर शुरुआत में मैंने ये बात कही कि जनवरी 2024 आगामी साल की, यह आगामी आम चुनाव के लिए बहुत जरूरी हस्तक्षेप लेकर आएगी, तो इसके दो बड़े पॉलिटिकल इवेंट हैं। पहला इवेंट जनवरी 2024 में अयोध्या में राम मंदिर के बनने के बाद उसका उद्घाटन होना और उसके कई किस्म के लंबे इवेंट्स होने के साथ शुरू हो रहा है। और वहीं 30 दिसंबर से ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में रथ यात्रा निकाल रहे हैं, यानी रोड शो करेंगे। 15 किलोमीटर रोड शो होगा, लंबा। और उसके बाद पूरे जनवरी अयोध्या में इवेंट्स होंगे और उसकी तारीखें आनी शुरू हो गई हैं लगभग। पूरे जनवरी जब कह रहा हूं तो इसका अर्थ आप दूर तक पकड़ पा रहे हैं कि नहीं? वो पूरे जनवरी घंटों, 24 घंटे में से मान कर चलिए 15 से 18 घंटे टेलीविजन पर अयोध्या ही दिखाया जाएगा, ऐसा इवेंट। वहीं दूसरी तरफ 14 जनवरी से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी दूसरी भारत यात्रा लेकर निकल रहे हैं और वो दूसरा केंद्र होगा मणिपुर। मणिपुर किन वजहों से चुना होगा उन्होंने? पहली यात्रा तो उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की, जिसका नाम दिया था भारत जोड़ो यात्रा और जिसका स्लोगन था नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। और अब जनवरी के महीने में उन्होंने दूसरी यात्रा मणिपुर से निकालनी शुरू की है और मणिपुर से मुंबई 14 राज्य, 85 जिले, 6200 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी करने जा रहे हैं। मणिपुर से मुंबई, भारत न्याय यात्रा। और न्याय यात्रा रखने का अर्थ यह है कि वो जो न्याय का विचार जो हजारों साल से भारतीय इतिहास में, सभ्यता में, संस्कृति में समानांतर चला आया है। एक तरफ अन्याय था तो दूसरी तरफ न्याय की लड़ाई थी और वो लड़ाई बुद्ध से लेकर के, आजीवक से लेकर के, जैन से लेकर के, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा, बुल्ले शाह होते हुए बाद तक और भारत के संविधान तक आई है। और संविधान की प्रस्तावना में जो सबसे बड़ा मूल्य सबसे पहले आता है और वो है न्याय का मूल्य। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और लैंगिक न्याय। और मणिपुर,
मणिपुर में कहां है वो न्याय? मणिपुर जहां आग लगी हुई है महीनों से, मणिपुर जहां देश के बड़े बड़े टीवी मीडिया के एंकर और पत्रकार नहीं पहुंच पाए, वो इजराइल पहुंच गए लेकिन मणिपुर नहीं पहुंच पाए। एक नेता वहां पहुंच गया, मणिपुर उसी जनवरी में पहुंच गया, वहीं से एक यात्रा निकालने जा रहा है और उस यात्रा का जो मूल्य वाक्य रखा है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना से ले लिया है। तो एक तरफ प्रस्तावना खड़ी हो गई भारत के संविधान की, देश का वो हिस्सा खड़ा हो गया जहां अन्याय का, शोषण का, दमन का इतिहास चल रहा है और वो चुनौती बन के खड़ा होगा जनवरी के एक पॉलिटिकल इवेंट, अयोध्या केंद्रित इवेंट के सामने। अब आते हैं इस बातचीत के दूसरे हिस्से पर कि मैं क्यों आपसे ये बात कहना चाह रहा हूं कि अयोध्या के सामने से मणिपुर में खड़े होकर राहुल गांधी क्या संदेश देंगे। पहली बात आज के वीडियो में तो मणिपुर से राहुल गांधी अयोध्या के सामने, मैं अयोध्या कह रहा हूं तो एक पॉलिटिकल इवेंट की तरह, राजनीति में सब कुछ क्लियर दिखता है। एक तरफ अयोध्या राजनीति का केंद्र बना है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी मणिपुर को राजनीति का केंद्र बनाएंगे, उसी जनवरी में बनाएंगे, 14 जनवरी को, लगभग 8 दिन पहले बनाएंगे। और वो दिन कोई ऐसा दिन नहीं है, उस समय तैयारियां चल रही होंगी, वो सारा काम चल रहा होगा। तो राहुल गांधी मणिपुर से खड़े होकर मोहब्बत का पैगाम फिर से सुनाएंगे और इस बार केवल लफाजी नहीं, हालांकि पिछली बार भी नहीं थी, लेकिन इस बार संवैधानिक मूल्य का संदेश देंगे राहुल गांधी, न्याय का संदेश देंगे राहुल गांधी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कांग्रेस की कई खामियों, कांग्रेसी नेताओं की कई तरह की नाकामियों और पूर्वाग्रहों के चलते जो नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है वो तो सामने है। लेकिन एक नेता है जो नाव जर्जर ही सही, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। इस तरह का तेवर, जर्जर नाव के साथ वो टकराना, लहरों से टकराने का, कुछ असफलता एक चुनौती है उसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मणिपुर में खड़े होकर राहुल गांधी एक बार फिर कोशिश करते हुए संदेश देंगे भारत के संविधान का। मणिपुर में खड़े होकर राहुल गांधी संदेश देंगे अयोध्या के सामने संवैधानिक मूल्य और मानवता का। किसी भी राजनेता के लिए, किसी भी देश की राजनीति के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं होता कि वहां के नेता सड़क पर जनता के साथ खड़े हो। तो पहली बात कि अयोध्या के सामने राहुल गांधी मणिपुर से किसका संदेश देंगे? संविधान का संदेश देंगे, न्याय का संदेश देंगे। अब उस दूसरे पहलू पर आते हैं कि क्या अयोध्या में, क्यों मैं कह रहा हूं कि वो एक राजनीतिक इवेंट हो रहा है। अब जरा सिलसिलेवार इस देश के लोगों से इस बात को समझने की गुंजाइश तलाशें। क्यों हम कह रहे हैं कि अयोध्या के सामने मणिपुर? हम ये नहीं चाहते कि दोनों अलग हैं, दोनों इसी देश के हैं, लेकिन दोनों दो जगह से देश को देखने की नजर तो दे रहे हैं। एक जगह पर क्या हो रहा है? मंदिर बन रहा है। अब मंदिर बन रहा है तो होना तो ये चाहिए कि एक धार्मिक अनुष्ठान हो। मंदिर कौन बनवा रहा है? ट्रस्ट बनवा रहा है। मंदिर कैसे बन रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बन रहा है। मंदिर के बनने का इवेंट इतना बड़ा क्यों? क्योंकि विवादित रहा। तो ठीक है, जो मंदिर को मानेगा वो मंदिर में जाएगा, पूजा करेगा, उसके लिए खुशी की बात है, बनना चाहिए। लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल हो तो फिर तो पूरे इतिहास पर एक बार नजर डालना जरूरी हो जाता है कि अयोध्या के केंद्र में धर्म है या राजनीति। असल में हम जानते हैं कि अब इस देश में विवेक नहीं बचा, विवेक शून्य हो गया है, एक उत्तेजना है पूरे देश में।
उत्तेजना है कि मेरे धर्म के मानने वालों की संख्या ज्यादा है, इसलिए हम जोर से बोलेंगे। उत्तेजना है इस देश में कि मेरे धर्म के साथ तुम्हारे धर्म वालों का तालमेल ठीक नहीं, इसलिए हम तुम्हें चढ़ाकर बोलेंगे। उत्तेजना है अब इस देश में कि हमारा धर्म, अब हमारे ही धर्म के हिसाब से ये देश चलेगा, उसी का राष्ट्र बनेगा। तुम्हें रहना है तो हमारी शर्तों पर रहना है, वरना तुम देश छोड़कर दूसरे देश में जा सकते हो। इसकी उत्तेजना है, और यह धर्म का मिजाज नहीं है। ये इस देश की सभ्यता और आइडिया ऑफ इंडिया का मिजाज नहीं है। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, फिर भी मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। किस बात का, कौन सी बात है कि हस्ती नहीं मिटती? इसलिए क्योंकि एक धर्म का देश था, एक विचार का, एक नेता का, एक पार्टी का, एक राजा का देश तो कभी नहीं रहा। इसके षट दर्शन में आधे दर्शन आस्थावान है, तो आधे दर्शन विज्ञानवाद है, पदार्थवादी दर्शन है। कोई उपनिषद तर्क में लिखा गया, कोई कर्मकांड में लिखा गया। इस देश में एक तरफ वेद आए तो दूसरी तरफ कबीर आए, तुलसी आए तो रैदास आए। इस देश में विचार की कितनी श्रृंखलाएं थीं, और राम भी कोई एक राम नहीं। एके रामानुजन का लेख पढ़िए, इस देश में राम की कितनी प्रकार की कथाएं, 300 किस्म के रामायण लिखे गए, 300 रामायणास, और उसे एक रंग में रंग दिया। कैसे? राजनीति ने। इसलिए वो उत्तेजना होगी कि चूंकि पिछले 3-4 दशक में एक पॉलिटिकल पार्टी ने एक नारा लगाकर पूरे देश में एक राजनीतिक एजेंडा चलाया, यात्रा निकाली, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब क्या इसकी विवेक की गुंजाइश अब इस देश में नहीं बची है? कौन से विवेक की? उस विवेक की कि ये मंदिर किसी बीजेपी और मोदी की वजह से नहीं बन रहा, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बन रहा। सच बताइए दिल पर हाथ रखकर, क्या आप भी यही समझते हैं? नहीं ना? क्या बीजेपी आपको यही बता रही है? नहीं ना? वो कह रही है ना कि मोदी जी हैं तभी तो बना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं बना, वरना सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला कर लेता। अब आप बताइए, कौन ताकतवर है ज्यादा? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्या दिया था, आपको याद है कि आप भूल गए? सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि प्रमाण मिल गए हैं वहां मंदिर होने के? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं ठोस ढंग से कहा। उस फैसले पर किसी जज ने नीचे अपने दस्तखत तक नहीं किए। तथ्य यह भी है, शायद आपको नहीं पता होगा, आश्चर्य लग रहा होगा ना, सुप्रीम कोर्ट के किसी जज ने उस पर दस्तखत नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने अपने निर्णय में लिखा कि हम कोई ठोस ढंग से नहीं कह सकते कि यही मंदिर था, लेकिन जन भावना की कद्र करते हुए हमें यह फैसला देना पड़ रहा है कि मंदिर यहां बनेगा, और मस्जिद के लिए हम दूसरी जगह दे रहे हैं। उसके पहले और उसके बाद में क्या जजों ने पार्टी नहीं की थी? उस निर्णय के सुनाने के बाद क्या उन जजों का कुछ बहुत अच्छा, बहुत फायदेमंद, कुछ बहुत बड़ा नहीं हुआ? क्या ये सारे केस मुकदमे वापस नहीं ले लिए गए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि बाबरी मस्जिद पर हमला गैर कानूनी था? हाँ, गैर कानूनी बोला था सुप्रीम कोर्ट ने। भूल गए ना आप? क्योंकि आपके इलाके में अब जोर जोर से गाने बजते हैं, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। बता, बहुत दिन से इसका इंतजार था, वो घड़ी आ गई। शोर है, उत्तेजना है, एकदम लहरा देना है, तोड़ देना है, फाड़ देना है। विचार कहां चला गया? विचार, तथ्य का, विश्लेषण का। अगर मंदिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बन रहा है तो बीजेपी को उसका क्रेडिट क्यों देना, और बीजेपी इसमें क्यों कूद रही? और अगर सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के कहने पर चल रहा है तो संविधान कहां बचा है? ये सवाल मणिपुर से आपके सामने आएगा, संविधान का। और इसलिए मैं कह रहा हूं, इट्स अ पॉलिटिकल इवेंट, इट्स नॉट अ रिलीजियस इवेंट।
इसमें नेता हैं, इसका इवेंट है। सरयू में कौन नहाने जा रहा है पता ही नहीं, पढ़ा कि नहीं आपने? एक नेताजी। नेताजी, वो नेताजी सरयू में नहाएंगे, वो नेताजी मिट्टी की पूजा करेंगे, वो नेताजी हवन करेंगे, वो नेताजी बीच में बैठेंगे और वही नेताजी देखिएगा प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। वो नेता हैं, वो धर्म गुरु नहीं हैं। और तमाम तरह के धार्मिक आचार्य तो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये तो बहुत अलग तरीके से हो रहा है। असल में ये पूरी एक राजनीतिक यात्रा थी। मंडल आंदोलन 1990 के वक्त में, चलिए थोड़ा पीछे, मंडल आंदोलन इस देश में चल रहा था। हक हुकूक हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा निकल गई। उस यात्रा का सांप्रदायिकरण होते चला गया। एक दिन समस्तीपुर बिहार में 23 अक्टूबर 1990 को एक नेता चट्टान की तरह खड़ा हुआ कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री हूं, मैंने संविधान की शपथ ली है, मैं इस तरह के संविधान विरोधी काम नहीं होने दूंगा क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। और उसने एक रथ यात्रा को रोक दिया। वो तेवर था। किसी कोर्ट ने उसको इस बात की सजा नहीं मिली कि उसने गलत किया। यानी कानूनन वो व्यक्ति सही था, संविधान के मुताबिक वो व्यक्ति सही था। उसका नाम था लालू प्रसाद यादव। एक हफ्ता बीता, 30 अक्टूबर 1990 का दिन। उत्तेजना और बढ़ती चली गई और उस उत्तेजना के बीच कुछ लोग हमला करने चल दिए बाबरी मस्जिद पर। उस समय उत्तर प्रदेश में एक शख्स मुख्यमंत्री था जिसने कानून की रक्षा करने की, संविधान की रक्षा करने की शपथ ली थी और उसने मुख्यमंत्री रहने के अपने कर्तव्य को निभाते हुए कानून के राज की रक्षा के लिए गोली चलवाई और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, परिंदा पर नहीं मारेगा। किसी न्यायालय ने उसे दोषी नहीं पाया। कहीं कोर्ट मुकदमा उसके ऊपर नहीं चला कि उस शख्स ने गलत किया। उसे कोई सजा नहीं मिली क्योंकि वहां जो रह करके होना चाहिए था वो उन लोगों ने किया। न्याय के लिए, संविधान के लिए। माना कि आज वक्त बदल गया, माना कि अब वो उनके नेता, उनके उनके वारिस, माना कि अब वो लोग, अब वो साहस नहीं रखते कि आंख में आंख डाल करके कहें कि सियासत को मजहब से अलग रखिए। माना कि अब ये बात इस देश में अब नहीं बोली जाती कि धर्म को राजनीति में मत ले आइए या राजनीति में धर्म के साथ घालमेल मत करिए। तो लोग डर गए हैं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमें भी निमंत्रण आएगा कि नहीं आएगा। आएगा तो दौड़ कर जाऊंगा, नहीं आएगा तो बाद में जाऊंगा। जाएंगे हम, क्योंकि हम राम विरोधी नहीं साबित हो सकते। भाई, इस देश में ये साहस का वक्त कहाँ चला गया? असल में किसी पॉलिटिकल एजेंडे के खिलाफ खड़ा होना धर्म के खिलाफ खड़ा होना नहीं होता। ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, इसीलिए 1 महीने चलेगा। ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, इसीलिए कोर्ट का फैसला ऐसा आया है जिस पर अब बात नहीं होती। आज हम बात कर रहे हैं तो ये फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अब इस फैक्ट का कोई मतलब निकला क्या? डीजे के साउंड अब और तेज होंगे। मीडिया के एंकर लाइव टेलीकास्ट अयोध्या से करेंगे। महीने चलेगा। शोर है, लाइट है, बिजली है, कैमरा है, एक्शन है। राज्य सरकारों का पैसा है, केंद्र सरकार का पैसा है। राजनीतिक पद पर बैठे हुए लोग वहां पर बैठेंगे तो ये राजनीति से अलग कैसे है? धर्म कहां है वहां? इस बात का विश्लेषण क्या अब इस देश की जनता आज नहीं करेगी? माना कि केस मुकदमे का डर है, गोली का डर है, ट्रोल आर्मी की गाली का डर है, मगर सच सच होता है। आम चुनाव में धर्म केंद्र में रखने की एक राजनीति है। और इसलिए आज की वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूं कि मणिपुर से एक नया पैगाम देने की कोशिश की जा रही है कि चुनावों के केंद्र में धर्म नहीं होना चाहिए। चुनावों के केंद्र में संविधान होना चाहिए। चुनावों के केंद्र में आम व्यक्ति के
हक अधिकार के सवाल होने चाहिए। जो राहुल गांधी भी राजनीति कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी राजनीति कर रहे हैं, देश के क्षेत्रीय दल भी राजनीति कर रहे हैं। देश में अगर तेजस्वी यादव जैसे नेता भी हैं, नीतीश कुमार जैसे नेता भी हैं, जो कलम बांट रहे, नौकरी बांट रहे, मगर मीडिया उस पर लाइव टेलीकास्ट नहीं चलाएगा। बिहार को लेकर रोज यही खबर दिखाएगा कि आज गठबंधन टूटा कि कल टूटा। लेकिन चलो, अयोध्या के सामने एक आवाज मणिपुर से जरूर आएगी, और वो आवाज देश के संविधान की प्रस्तावना की मूल भावना न्याय की होगी। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की। और इसलिए मेरा मानना है कि 24 के चुनाव में लाख मीडिया के लाइव टेलीकास्ट के बावजूद, लाख धर्म के लिबास में लपेटकर राजनीति करने के बावजूद, मुझे उम्मीद है कि देश की आम जनता न्याय, समता, बंधुता, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर बात करेगी। और एक दिन ये देश की जनता बोलेगी, मंदिर बन गया, थैंक यू, राम मेरे दिल में भी हैं। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सब जग से न्यारा, राम दिल में है। राम भगवान अगर जिसको भी जो मानता है वो कबीर वाले होंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। सियासत इस बात से खेलती रहेगी तब तक जब तक जनता इस खेल को पकड़ेगी नहीं और समझेगी नहीं। तो असली इम्तिहान देश की जनता का है। इसमें वो पास होती या फेल, आने वाले वक्त में हम इसका विश्लेषण करेंगे। आज की बातचीत आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।